अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में आपने देखा कि सलाहुद्दीन के दोनों सरहदी गाजियों को ग्रेगोर ने शहीद कर दिया है। इसके बाद अस्कलान कबीला दिखाया जाता है, जहां पर सुरैया की फुप्पो कहती हैं कि क्या वो खबीस लोग कबीले पर दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि इन लोगों को कबीले के पास देखा गया है। तो सुरैया कहती है कि खलील की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि सलाहुद्दीन उसे बचाने के लिए गया है, और अगर वो कामयाब हुआ तो ग्रेगोर इन्हें जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा। मंसूर हर सिपाही से कहता है कि जल्दी आगे बढ़ो, हमें आगे बढ़ना होगा, मेरे बेटे की जान खतरे में है। और इसके बाद अस्कलान के सिपाही जल्दी से कबीले के रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सलाहुद्दीन उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सलाहुद्दीन के सरहदी गाजियों को शहीद कर दिया गया, और खलील की लाश भी यहीं मौजूद होती है। तो सलाहुद्दीन बहुत तकलीफ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सरहदी गाजी बैठकर इनकी लाशों पर आंसू बहा रहे होते हैं। सलाहुद्दीन इस बात को देखकर बहुत दुख में आ जाते हैं और उसे पकड़कर कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो कहता है कि ये खलील की वजह से हुआ। सलाहुद्दीन पूछते हैं कि क्या मैंने नहीं कहा था कि जंगल के रास्ते से जाना, कबीले के रास्ते से मत जाना। तो वो कहता है कि खलील ने हमारी बात नहीं मानी। सलाहुद्दीन इनकी लाशों के दरमियान बैठ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि अगर मैंने इनके खून का इंतकाम ना लिया तो इनका हक मुझ पर हलाल ना हो। यहाँ मौजूद सरहदी गाजी उसे ग्रेगोर के उस्ताद आजम के हवाले से मुतालबे का भी बताता है कि ग्रेगोर ने कहा है कि जब तक आप लोग उस्ताद आजम को उसके हवाले नहीं करते तब तक जंग इसी तरह जारी रहेगी। इसके बाद बोरो कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर ये खातून इस्मत, जिनका नाम है, खवातीन को ट्रेन कर रही होती हैं और ये उनसे तलवारबाजी का मुकाबला कर रही होती हैं। ये कहती हैं कि आप अपने दुश्मन को पहचानना सीखें, आप उसे आंखों पर पट्टी बांध कर देखें और समझें कि ये सिर्फ एक सांस की दूरी पर है। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि यहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है, इसके साथ कुछ सिपाही हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछली एपिसोड में इस्मत खातून ने एक सलीबी सिपाही को मार दिया था, तो वो समझती हैं कि शायद ये विक्टोरिया इसीलिए यहाँ आई है। विक्टोरिया आकर कहती है कि एक भेड़िया अपनी खाल बदलता है लेकिन वो अपना रवैया नहीं बदल सकता। तुमने गुज़श्ता बरसों में अपना कोई जंगजू नहीं खोया इस्मत खातून। तो इस्मत खातून कहती है कि तुम ये बात इन सिपाहियों को देखकर समझ गई होगी जिनका मैंने सर कलम किया। तो वो कहती है कि मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। तो इस्मत खातून कहती है तो अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम मुझे मार कर उनका इंतकाम लोगी। तो विक्टोरिया कहती है कि मेरा इंतकाम सिर्फ जंगियों से है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम अपनी तलवार गलत जगह पर लहरा रही हो, हमें इत्तेहाद की जरूरत है, हमारा दुश्मन एक है। तो इस्मत खातून कहती है कि मेरी तलवार गलत जगह पर नहीं लगती, और अगर ऐसा हुआ होता तो तुम मेरे सामने ना होती। विक्टोरिया कहती है जंगियों के दमिश्क पर कब्जा करने के बाद तुम्हें कीचड़ ज़दा खेमों में रहने की जहमत उठानी पड़ी, कितने अफसोस की बात है। क्या अपने हकूक के लिए लड़ने की बजाय तुम जंगियों के कदमों में गिर जाओगी। तो इस्मत खातून अपनी तलवार उठाते हुए कहती हैं, हमारी तलवार सही जगह पर आ गई, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है जितनी नजर आती है। हमें तुम्हारा सर ही नहीं तुम्हारी जुबान भी काट देनी चाहिए। तो विक्टोरिया कहती है, ग्रेगोर ने जंगी जमीनों को खून में रंग दिया है। नूरुद्दीन जंगी तुम लोगों को इत्तेहाद के नाम पर ढाल बनाएगा। वो अपने दुश्मनों को अपने ही दुश्मनों से टकराएगा। वो अपनी हुकूमत को वसी करेगा, जैसा कि हम तुम्हें एक एक करके तबाह कर रहे हैं। अब इंतखाब तुम्हारा है, तुम या तो भेड़िए की तरह शिकारी बन जाओ या नूरुद्दीन जंगी का शिकार करो। तो इस्मत खातून कहती हैं कि अगर हम तुम्हारी तरफ आए तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सर कलम करने के लिए होगा, इत्तेहाद की कोई गुंजाइश नहीं। दुआएं दो कि तुम दुश्मन होकर भी हमारे खेमे के सामने मेहमान की तरह खड़ी हो, वरना इस सलवार में तुम्हारा हिस्सा मेरे पास था। इसके बाद ये विक्टोरिया अपने सिपाहियों को यहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि इस्मत खातून ने इसकी पेशकश को ठुकरा दिया है और इसके साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। इसके बाद यहाँ इस्मत खातून की बहन आ जाती है और आकर कहती है कि हमने मालूम कर लिया है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस वक्त कहाँ है, वो शिकार पर है। सलाहुद्दीन अपने शहीदों को यहाँ से उठाकर ले जाने वाले होते हैं कि यहाँ पर अस्कलान के लोग आ जाते हैं, जिनमें मंसूर भी शामिल है। ये आकर खलील को देखकर रोना शुरू कर देते हैं और सुरैया भी खलील को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। ये सब लोग खलील की वजह से सख्त तकलीफ में होते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शिकार के लिए निकले होते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन के सामने एक हिरन आता है, तो सुल्तान अपना तीर कमान में डालते हुए आगे आहिस्तगी से बढ़ते हैं और इस हिरन का निशाना बांधते हैं। लेकिन जो ही वो इस हिरन को तीर लगाने लगते हैं तो एक और तीर आकर हिरन को लग जाता है और सुल्तान के सिपाही जल्दी से सुल्तान के घिर जमा हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद कोई हमला हुआ है, लेकिन जब वो देखते हैं तो सामने इस्मत खातून खड़ी होती हैं। सुल्तान उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं। इसके बाद दोबारा से शहीदों का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग बैठकर खलील के पास रो रहे होते हैं। उसकी फुप्पो कहती हैं कि मेरे बेटे, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला, अब क्या मैं तुम्हें इस तरह देखूंगी। मंसूर बहुत गुस्से में जाकर सलाहुद्दीन से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। सलाहुद्दीन बताते हैं, ग्रेगोर, इसने कबीले के रास्ते पर हमला किया। तो ये मंसूर कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसे मेरे पास लाओगे, लेकिन तुमने उसका मुर्दा जिस्म मेरे हाथों में दिया, तुमने अपनी बात का पास नहीं रखा। इसके बाद वो सलाहुद्दीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन के सरहदी गाजी आगे आ जाते हैं। ये कहता है कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है, तुम उसके खून के जिम्मेदार हो और तुम्हें इसका हिसाब देना होगा।
ایک سرحدی غازی بہت تکلیف سے کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہوا اور اسی کی وجہ سے ہم نے اپنے بھائیوں کو کھو دیا۔ صلاح الدین اسے منع کرتے ہیں تو اسکلان کا یہ شخص جلدی سے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ تم ایک شہید پر الزام لگا رہے ہو۔ منصور کہتا ہے میں نور الدین زنگی کو تلاش کروں گا اور اس سے حساب لوں گا۔ اس کے بعد یہ لوگ خلیل کو یہاں سے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسے اسکلان کے پاس دفن کریں گے۔ ثریا صلاح الدین سے کہتی ہیں کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اب صرف یہ خون میرے ہاتھوں پر ہے۔